डॉक्टर संजय जैन, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, SRKP गवर्नमेंट PG कॉलेज किशनगढ़। आज हम प्रथम वर्ष का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है शक्ति पृथक्करण तथा नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत। देखिए, जो सेपरेशन ऑफ द पावर्स है वो पॉलिटिकल साइंस में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है और मोरलेस जो आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारें हैं वो इसी सिद्धांत के आधार पर कार्य करती हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, वन शुड नो इट, वन मस्ट नो इट, कि पावर का जो सेंट्रलाइजेशन है, शक्ति का केंद्रीयकरण है, वो अंततः तानाशाही को जन्म देता है। और उससे होता क्या है? होता ये है कि लोगों के अधिकार खतरे में पड़ जाते हैं, लोगों के जीवन को चैलेंज आ जाता है और लोगों के जीवन में जो दूसरे प्रकार की परेशानियां हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं। तो इसलिए शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है वो आधुनिक सरकारों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और इसका जो मेडिसिन ने एक बात कही, मेडिसिन ने ये कहा, अमेरिका के थे मेडिसिन, जेम्स मेडिसिन, उन्होंने एक बात कही कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका संबंधी सारी शक्तियों का एक ही हाथों में एकत्रित होना अत्याचारी शासन की उपयुक्त परिभाषा कही जा सकती है। यानी कि शक्तियों का केंद्रीयकरण है वो अंततः, जैसे हमने बात की, वो अत्याचार को जन्म देता है। अब शक्ति पृथक्करण सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने दिया और मॉन्टेस्क्यू फ्रांस के रहने वाले थे और उनकी किताब है स्पिरिट ऑफ लॉज में उन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया। और मॉन्टेस्क्यू कहते हैं कि सरकार के 3 अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनमें से प्रत्येक अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होना चाहिए, उसे अपने कार्य क्षेत्र तक ही सीमित रहना चाहिए और उसके द्वारा दूसरे अंग के कार्य को प्रभावित करने तथा उस पर नियंत्रण स्थापित करने की चेष्टा नहीं की जानी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आपके जो शासन के 3 अंग हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों अलग अलग एक दूसरे से पृथक रहते हुए कार्य करें और वे एक दूसरे के कार्य में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करें और ऐसी कोई चेष्टा भी नहीं करें जिससे कि ये लगे कि वो एक दूसरे पे नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं। अगर हम इसकी सिद्धांत का इतिहास को, उसके ऊपर अगर हम नज़र डालें या इतिहास को देखें तो अरस्तु के जो थिंकिंग है, अरस्तु के जो विचार हैं, उसमें हमारे को ये चीज़ दिखाई देती है। इसके अलावा आप देखेंगे सिसरो, पॉलिबियस, मार्सिल ऑफ पेडुआ, जीन बॉर्डिन, जॉन लॉक इत्यादि विचारकों ने मॉन्टेस्क्यू से पहले अपने शक्ति पृथक्करण पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। लेकिन चूंकि मॉन्टेस्क्यू को उसको एक इम्पोर्टेंस हासिल है या उसको मॉन्टेस्क्यू को एक श्रेय जाना चाहिए इस बात का कि उन्होंने विधिवत, बात तो पहले बहुत की, चाहे वो पॉलिबियस ने की, चाहे मार्सिल ऑफ पेडुआ ने, जॉन लॉक ने, लेकिन उन्होंने एक स्पष्ट थियरी नहीं दी। हाँ, वो ये कहते जरूर थे कि आपका जो शासन के अंग हैं वो पृथक पृथक कार्य करने चाहिए, लेकिन ये नहीं कहा कि आपका ये किस तरीके से ये कार्य होगा। तो शक्ति पृथक्करण मॉन्टेस्क्यू के अगर हम विचारों को डिस्कस करें तो मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की सर्वप्रथम व्याख्या मॉन्टेस्क्यू ने की। ये फ्रांस का निवासी था और लुई 14वें के शासनकाल में ये था और स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक में इसने अपने ये विचार दिए। लेकिन आश्चर्य की बात है कि वो इंग्लैंड की सीमित राजतंत्र की जो शासन प्रणाली है उससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित था। और क्योंकि एक फ्रांस में जो एक अराजकता का माहौल था या फ्रांस में शासन व्यवस्था सही नहीं चल पा रही थी, तो इसलिए उसने एक सिद्धांत दिया। तो सिद्धांत की व्याख्या अगर हम करें तो वो शायद कुछ इस प्रकार से की जा सकती है कि यदि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की शक्तियाँ एक ही हाथों में केंद्रित हो जाएं और तो उसकी कोई स्वतंत्रता नहीं रह सकती है, क्योंकि इस बात का भय उत्पन्न हो जाता है कि कहीं राजा या सेनेट अत्याचारी कानून न बनाए और उन्हें अत्याचारी ढंग से लागू करे। इसी तरह से
यदि न्याय संबंधी शक्ति को व्यवस्थापिका या कार्यपालिका शक्ति से पृथक नहीं किया जाता है तो भी स्वतंत्रता संभव नहीं हो सकती है। यदि न्यायिक शक्ति व्यवस्थापन शक्ति के साथ जोड़ दी जाएगी तो प्रजा के जीवन और उसकी स्वतंत्रता को स्वेच्छाचारी नियंत्रण का शिकार होना पड़ेगा, क्योंकि उस दशा में न्यायकर्ता ही कानून निर्माता भी हो जाएगा। यदि न्याय शक्ति को कार्यपालिका शक्ति के साथ जोड़ दिया जाए तो न्यायकर्ता का व्यवहार हिंसक एवं अत्याचारी हो जाएगा। और यदि एक ही व्यक्ति या समुदाय तीनों काम करने लगे, अर्थात कानून बनाए, उसे लागू करे या उसके ऊपर विवादों का निर्णय करने लगे, तो स्वतंत्रता बिल्कुल ही नष्ट हो जाएगी और राज्य अपनी मनमानी करने लगेगा। इसको अगर ऐसे समझें हम कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका में से अगर शासन के कोई दोनों अंग भी एक साथ मिल जाएंगे तो शायद अगर मान लीजिए कार्यपालिका और व्यवस्थापिका ही मिल जाएं तो कानून मनमाने ढंग से कार्यपालिका व्यवस्थापिका के द्वारा कानून बना लेगी, या कार्यपालिका और न्यायपालिका मिल जाए तो फिर वो एक तरीके से अत्याचारी न्यायपालिका कार्यपालिका के फेवर में ही निर्णय देगी, वो लोगों के फेवर में निर्णय नहीं देगी। और यदि अगर व्यवस्थापिका और न्यायपालिका मिल जाए तो वो व्यवस्थापिका ऐसे कानूनों का निर्माण करेगी जिसमें कि न्यायपालिका उसको अत्याचार को उसके साथ मिलकर वो अत्याचार को बढ़ावा देगी। इस सिद्धांत का प्रभाव अगर हम देखें तो इस सिद्धांत का प्रभाव विशेष रूप से इसका प्रभाव फ्रांस और अमेरिका की शासन व्यवस्था पर पड़ा। इसने फ्रांस की क्रांति के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। 1789 में क्रांति के पश्चात मानवीय अधिकार की घोषणा पत्र में देश में शक्तियों के पृथक्करण की व्यवस्था की गई। और यूएस में अगर हम देखें, यूएस की बात करते हैं हम तो मेडिसन ने यह कहा कि हम निरंतर मॉन्टेस्क्यू की अदृश्य छाया से प्रेरणा ग्रहण करते हैं। और डॉक्टर फाइंडर ने लिखा है कि अमेरिका का संविधान जानबूझकर एवं प्रयास करके शक्तियों के पृथक्करण पर एक विस्तृत निबंध बनाया गया था। यह संविधान इस सिद्धांत पर चलने वाला विश्व में सर्वाधिक प्रसिद्ध राज्य शासन है। अगर हम इसकी आलोचना करें या इसकी क्रिटिसिज्म करें तो उसकी क्रिटिसिज्म कुछ इस प्रकार से हो सकती है कि ऐतिहासिक दृष्टि से ये गलत है, क्योंकि ये रमज़े मेयर ने कहा कि यदि शक्तियों का पृथक्करण अमेरिकन संविधान का आवश्यक नियम है तो द्वैत्व और केंद्रीकरण ही ब्रिटिश संविधान का आवश्यक नियम है। आप देखेंगे कि जो ऐतिहासिक दृष्टि से गलत है, जो मॉन्टेस्क्यू ने सिद्धांत की व्याख्या की, एक तरीके से हम देखते हैं कि मॉन्टेस्क्यू ने कहाँ से लिया ये सिद्धांत, अपना इंग्लैंड से लिया। तो इंग्लैंड में हम देखते हैं कि वहाँ शक्ति पृथक्करण सिद्धांत कार्य नहीं करता है, उस दृष्टि से कार्य नहीं करता है। और दूसरा कि आप अगर उसको देखें तो ऐतिहासिकता के तौर पे वो सिद्धांत पूरी तरह से गलत साबित होता है, क्योंकि इंग्लैंड में आप देखेंगे कि स्वतंत्र व्यवस्थापिका और कार्यपालिका पृथक नहीं हैं, वो एक दूसरे के मतलब कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। और जिस समय उन्होंने ये व्यवस्था दी उस समय हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो कानूनी लॉर्ड हैं वो ही न्यायपालिका के रूप में काम करते थे। और इंग्लैंड के मंत्रिमंडल में एक ऐसा पद था लॉर्ड चांसलर का, जो लॉर्ड चांसलर आप देखेंगे कि ब्रिटिश कैबिनेट में वो मंत्री होता था, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का वो अध्यक्ष होता था और हाउस ऑफ लॉर्ड्स की कानूनी समिति का वो अध्यक्ष होता था, यानी कि वो एक तरीके से मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करता था। तो लॉर्ड चांसलर एक ऐसा पद है जो अपने आप में व्यवस्थापिका का भी पार्ट है, न्यायपालिका का भी है और कार्यपालिका का भी है। दूसरा पॉइंट है, शक्तियों का पृथक्करण संभव नहीं है। गैटल के अनुसार शासन विभिन्न कार्य करने वाले कई अंगों से बनता है, परंतु उसका एक साझा कार्य और उद्देश्य होता है जिसकी सफलता के लिए उसका एक रूपता तथा सहयोग आवश्यक है। विभिन्न विभागों में पृथकता की ऐसी एक दृढ़ रेखा नहीं खींची जा सकती है। और सोवियत संघ के पूर्व विदेश मंत्री विशिष्की ने कहा कि हम शक्ति विभाजन के बुर्जुआ सिद्धांत को अस्वीकार करते हैं। आप देखेंगे कि शासन एक प्रकार से एक कोऑर्डिनेशन से चलता है। अगर आप देखेंगे व्यवस्थापिका एक साइड में जा रही है, न्यायपालिका एक साइड में जा रही है और कार्यपालिका एक साइड में जा रही है, इनका तीनों का कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। और कोऑर्डिनेशन में कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के प्रति पूरी तरह से आप देखेंगे कि उससे अलग नहीं हो सकते, या शक्तियों का पूरी तरह से पृथक्करण संभव नहीं है। शक्ति पृथक्करण अवांछनीय है। और लिखते हैं कि कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण होना आवश्यक है और ये उत्तरदायी सरकार की प्रथम शर्त है, और इसके अभाव में लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता है। और इसके अलावा हम देखें कि जो जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा कि सरकारी विभागों की पूर्ण स्वतंत्रता
का अनिवार्य अर्थ होगा कि निरंतर गतिरोध। प्रत्येक विभाग अपनी ही शक्तियों की रक्षा में लगा रहेगा और अन्य किसी को भी सहयोग प्रदान नहीं करेगा। इसके फलस्वरूप कुशलता में होने वाली क्षति स्वतंत्रता से संबंधित लाभों से कहीं होगी, कहीं अधिक होगी। इसका मतलब ये है कि आप देखेंगे कि जो सरकारी विभाग हैं या सरकारी जो तीनों अंग हैं वो एक दूसरे से पूरी तरह से अलग नहीं हो सकते। और इसके अलावा न्यायपालिका की कुशलता और निष्पक्षता का अंत। जनता द्वारा अगर हम देखेंगे कि अगर जनता द्वारा अगर न्यायाधीशों को निर्वाचित किया जाएगा तो शायद वो पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्य करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है तीनों विभागों की शक्तियों में असमानता। प्रोफेसर लास्की लिखते हैं कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के अधिकारों की सीमा व्यवस्थापिका द्वारा घोषित की गई इच्छा में निहित होती है। तो आप देखेंगे कि अगर पूरी तरह से आप ये सोचें कि अलूफ रहकर या एक दूसरे से पृथक रहकर अगर वो कार्य करना चाहें तो वो कहीं ना कहीं नहीं कर पाएंगे। व्यवस्थापिका का एक तरीके से हम देखें वो कार्यपालिका को भी कंट्रोल करती है, वो न्यायपालिका को भी उसको कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि वो लोग एक तरीके से पीपल्स जो विश है या पीपल्स की जो विल है उसको वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करती है। नेतृत्व का अभाव। आप देखेंगे कि शक्ति विभाजन के स्वभाव में सिद्धांत में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का नेतृत्व विभाजित हो जाता है, जिसका अल्टीमेटली खामियाजा देश को भुगतना पड़ता है। और लास्ट पॉइंट है कि स्वतंत्रता के लिए शक्ति पृथक्करण का आवश्यक होना, मतलब शक्ति पृथक्करण का आवश्यक नहीं है। आप देखेंगे कि बहुत सारे देशों में अगर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत नहीं भी अपनाया गया है लेकिन वहाँ नागरिकों को बहुत ही ज़्यादा स्वतंत्रता प्राप्त है। तो इसको हम इस रूप में से भी देख सकते हैं कि आप शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है उसको कहीं ना कहीं अपने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में उसको अपनाया जाना संभव नहीं है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी सिद्धांत का महत्व और उसकी देखेंगे कि किन किन देशों में इस सिद्धांत को किस तरीके से प्रयोग किया गया। थैंक यू।